8 साल की रेशमा और पूजा घर में अपना गुड्डा गुड़िया के साथ खेल रही हैं। पूजा, अब हमारे गुड्डे गुड़िया की शादी हो चुकी है। हाँ, अब मेरी गुड़िया तेरी बहू है। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ पूजा, क्यों नहीं। अच्छा पूजा, जब हम बड़े हो जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी तब मैं अपने ससुराल वालों के साथ तेरे ससुराल आऊंगी और पूरा दिन रहूंगी। फिर एक दिन तुम मेरे ससुराल आना अपने ससुराल वालों के साथ और पूरा दिन रहना। उन्हें भी तो हमारी पक्की दोस्ती के बारे में पता लगे। वादा कर मुझसे। रेशमा और पूजा बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो बचपन में ही एक दूसरे से एक वादा लेती हैं और समय यूं ही बीतता है। देखते ही देखते दोनों दोस्त बड़ी हो जाती हैं और दोनों का रिश्ता लग जाता है। जहां पूजा की शादी अब भी गरीब ससुराल में हुई थी, वहीं रेशमा अमीर परिवार के लड़के दीपक से शादी करती है और अब दोनों की शादी को 1 महीना बीत जाता है और रेशमा अपनी गरीब दोस्त को फोन करती है। पूजा, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई और अपना वादा भूल गई क्या? कब आ रही है तू अपने ससुराल वालों के साथ मेरे घर? और तू अपने ससुराल में ठीक तो है? वहाँ सब तेरे साथ अच्छे से तो रहते हैं? हाँ रेशमा, यहाँ सब ठीक है और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। और रही तेरे ससुराल आने की बात, अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। एक बार माँ जी से बात कर लो, उसके बाद मैं पक्का अपने ससुराल वालों के साथ तेरे ससुराल आऊंगी। अपनी दोस्त से बात कर पूजा फोन रख देती है और जब सब बैठकर खाना खाते हैं तो वो अपनी सास से बात करती है। बहू, अगर तेरी दोस्त अमीर न होती तो मैं तुझे वहां जाने से कभी मना नहीं करती, पर वो बहुत अमीर लोग हैं। हम गरीब अगर उनके घर गए तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। माँ चलते ही ना, भाभी बोल रही हैं तो कि उनकी दोस्त बहुत अच्छी है और भाभी ने वादा किया था और वादा तो किया ही इसीलिए जाता है ना, ताकि उसे पूरा किया जा सके। और मैंने पहले कभी भी अमीर लोगों का घर नहीं देखा। एक बार चलते हैं ना भैया, माँ को समझाओ। माँ, माना कि हम गरीब हैं पर रेशमा बहुत अच्छी है और अगर पूजा चाहती है तो एक बार हो आते हैं, 1 ही दिन की तो बात है। सभी के कहने पर सुमित्रा रेशमा के घर जाने के लिए हाँ कर देती है। पर जब रेशमा के घर में पता चलता है कि रेशमा की गरीब दोस्त अपने ससुराल वालों के साथ बहुत जल्द उनके घर एक दिन रहने के लिए आ रही है तो शांति का मुंह बन जाता है। बेटा, बहू गरीब घर से है, मैंने उसे अपना लिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब मैं चलते फिरते हर गरीब से रिश्ता जोड़ती फिरूं। आप माँ प्लीज शांत हो जाइए। हमारे ही कहने पर वो लोग आ रहे हैं और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। और 1 ही दिन की तो बात है, प्लीज मेरे कहने पर मान जाओ माँ। अर्पित के समझाने पर शांति मान जाती है और अगले दिन गरीब पूजा अपने ससुराल वालों के साथ आती है, जहां वो अपनी दोस्त का बड़ा सा घर देखकर हैरान हो जाती है। तभी रेशमा आती है और पूजा से गले मिलती है। आखिर तो आ ही गई, और आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। निशा सबसे मिलकर उन सबको आलीशान लिविंग हॉल में बिठाती है और उनके लिए पानी लेने जाती है। वहीं करिश्मा घर देखकर बहुत खुश होती है और सब चीजों को हाथ लगाकर देखती है। माँ, भाभी की दोस्त कितनी अमीर है, घर में टाइल पत्थर लगे हैं, कितनी अच्छी सजावट है। इतने में पीछे से शांति आती है, जिसके साथ कुछ नौकर प्लास्टिक की कुर्सियां लाई थी और वो गुस्से में पूजा के ससुराल वालों से बोलती है। तुम जैसों के लिए ये लग्जरी सोफा नहीं है, उठो इस सोफे से, सब गंदा कर दिया। इन प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठो और लड़की तू मेरे घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगा, वरना सब गंदा हो जाएगा। तुम जैसे गरीबों को हम अपने घर के बाहर भी भटकने नहीं देते और आज मेरी बहू की वजह से तुम्हें हम घर में झेल रहे हैं। शांति की बात सुनकर पूजा और उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा लगता है, पर अब सब प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते हैं और रेशमा अंदर से कांच के गिलास में पानी भेजती है, पर सास नौकर को बीच रास्ते में रोककर स्टील के गिलासों में पूजा के ससुराल वालों के लिए पानी भेजती है। ये सब देख उन्हें बुरा तो लगा, पर निशा के लिए वो चुप थी। अब रेशमा घर आए मेहमानों के लिए अच्छा खाना बनाती है और सबके साथ उन्हें कांच की टेबल पर बिठाती है और कांच के बर्तन में खाना भी परोसती है। पर विनोद रेशमा से कहता है, बहू तेरे मेहमान हमारे मेहमान हैं, तू अंदर जाकर कुछ मीठे का इंतजाम कर, बाहर इन्हें डाइनिंग टेबल पर आज हम खाना खिला देंगे। विनोद के कहने पर एक बार फिर रेशमा रसोई में कुछ मीठा बनाने जाती है तो वहीं शांति डाइनिंग टेबल से उन सबको उठाकर नीचे बैठने को कहती है। सब नीचे भी बैठ जाते हैं और वो पूरे परिवार से कहती है, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाओ। काजल बेटा, इन लोगों को स्टील की थाली में खाना परोस नीचे जमीन पर। तभी वहां रेशमा आती है मीठा लेकर और उन्हें नीचे बैठा देखकर वो कहती है, पूजा, और आप सब नीचे क्यों बैठे हैं? वो बेटा, हमें नीचे खाना खाने की आदत है और कांच के बर्तन में भी नहीं खाया जाता। हम नीचे खा लेंगे इन्हीं स्टील के बर्तन में। नहीं अंकल, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, खाने दो ना, जब उन्हें आदत है।
ससुर की बात सुन रेशमा आगे कुछ नहीं कहती। अब सब खाना खा लेते हैं तो रेशमा पूजा के ससुराल वालों को उनका कमरा दिखाकर चली जाती है। तभी वहां शांति और काजल आती हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये आलीशान कमरे आपके लिए नहीं है, आप जाकर हॉल में सो जाइए, वो भी नीचे जमीन पर। अरे बेटा, जब हमारे घर में नौकरों के लिए अलग कमरा है तो इन जैसों के लिए जगह क्यों नहीं होगी? आप सब नौकरों के कमरों में सो जाना। शांति उन्हें नौकरों का कमरा दिखाती है, पर वहां सिर्फ एक बेड था, बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी, इसलिए वो सब जमीन पर सो जाते हैं। मेरी ही गलती है कि मैं अपने गरीब ससुराल वालों को यहाँ लाई। सबको कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पूजा तुम रो मत, हम यहाँ से सुबह होते ही चलेंगे। अब जैसे सुबह होती है तो गरीब ससुराल वाले चले जाते हैं, जिन्हें दीपक और रेशमा घर से बाहर जाते देखते हैं। ये देख रेशमा को समझते हुए देर नहीं लगती कि इसके पीछे उसकी सास का हाथ है। मेरी दोस्त आई और बिना मुझसे मिले चली भी गई। बाजी ने सही नहीं किया उनके साथ। अब बारी हमारी है उनके घर जाने की। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं उनके घर? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी दोस्त ने अपना वादा पूरा किया। अगर मैंने नहीं किया तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? कुछ देर बाद पूजा का फोन आता है और रेशमा अपने कमरे में बैठी उससे बात करती है। रेशमा, माफ करना, हम तुझे बिना बताए चले आए। इन्हें कुछ काम आ गया था। और तू बता, फिर कब आ रही है अब मेरे ससुराल? किस मुंह से आऊं तेरे घर? मेरे ससुराल वालों ने जो किया उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं रेशमा, तू सबको लेकर आ। वादा किया था ना तूने, आ जा अब जल्दी से। मैंने सबसे बात कर ली और सब बहुत खुश हैं। अब रेशमा उसे बात कर फोन रखती है और इस बारे में अपने पति से बात करती है। कोई बात नहीं रेशमा, मैं माँ से बात करूंगा। क्योंकि अब अमीर रेशमा को अपने ससुराल वालों के साथ अपनी गरीब दोस्त के घर जाना था। इस बारे में जब बीमार रेशमा सहित लिविंग हॉल में बैठी शांति और पूरे परिवार को पता चलता है तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं पूरे परिवार के साथ उस गरीब खाने में जाऊंगी? देख रहे हैं जी आप, समझाइए अपने बेटे को। बेटा, हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक रात की बात है। चलो, रेशमा की तबीयत खराब है, अगर हम नहीं गए तो वो इस गिल्ट में और बीमार पड़ जाएगी कि वो अपने बचपन का वादा पूरा न कर सकी। रेशमा की हालत देखना चाहते हुए भी शांति अपने पूरे परिवार के साथ गरीब पूजा के घर जाती है, जहां पूजा रेशमा गले मिलती हैं और सुमित्रा बगल वाले घर से टेबल कुर्सी मंगवाकर उन्हें बिठाती है और करिश्मा से चाय पकौड़े बनवाकर उन्हें खाने को देती है। हम ये सब नहीं खाते और कुछ नहीं है क्या? जैसे ड्राई फ्रूट, सैंडविच? मैं अभी बना देती हूँ। काजल करिश्मा को उसका नाश्ता बनाकर देती है और सब खाते हैं। बहू, खाने में पनीर की सब्जी और पूरी बनाना। मैं कांच के बर्तन लेकर आ रही हूँ। इन लोगों को हमारी तरह स्टील के बर्तन में खाने की आदत नहीं होगी। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कुछ बचाए हुए पैसे से कांच के बर्तन लेकर आती है और रात को कांच के बर्तन में सबको खाना दिया जाता है। सब टेबल पर ही बैठकर खाना खाते हैं और अमीर ससुराल वाले गरीब परिवार की मेहमान नवाजी देख हैरान होते हैं। और रेशमा कहती है, देखा माँ जी, कितना ख्याल कर रहे हैं मेरी गरीब सहेली के ससुराल वाले। और आपने इनके साथ क्या किया था? अरे रेशमा, बात करती रहेगी कि खाना भी खाएगी? आप सब खाना खाइए, हम लोग अभी गद्दे का इंतजाम करके आते हैं। हम जानते हैं आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं होगी और हमारे घर में तो बेड भी नहीं है। पापा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अब पूरा परिवार जब तक खाना खाता है तब तक सुरेश और अर्पित किराए पर कुछ गद्दे लेकर आते हैं और पूरे परिवार को सोने को देते हैं। अगली सुबह होते ही अर्पित और सुरेश अपने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार मांगते हैं और पूजा घर के बाहर ठेले को रोकती है और कुछ कपड़े लेने लगती है और पीछे से रेशमा के ससुराल वाले ये सब देखते हैं। अरे बहू, तू क्या कर रही है? तेरी दोस्त के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। वो लोग हमारी तरह 100-50 वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। मैं कुछ पैसे उधार लेकर आई हूँ। हम बड़ी दुकान से उनके लिए कपड़े लेकर आते हैं। अब घर आए मेहमानों को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते ना, इसलिए लिफाफे में 1000 रुपए भी रख रही हूँ। सुमित्रा की ये बात रेशमा का पूरा परिवार सुन लेता है और ये देख शांति की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा उनके लिए अच्छे महंगे कपड़े लेकर आती है और जाते हुए उनके हाथों में कपड़े और 1000 रुपए का लिफाफा देती है, जिसे देख दीपक अपने परिवार से कहता है, देखा माँ, बहन और पापा, आपने आप जिस कुटिया में आने से डर रही थी उसी कुटिया में हमारा कितना मान सम्मान किया गया, जबकि आपने इनका तिरस्कार करने में कोई मौका नहीं छोड़ा। सही कहा दीपक तूने। सुमित्रा बहन, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ आ गया, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। पैसे तो हाथ का मैल होता है। हमारे पास इतना पैसा होने के बाद भी हम आपको वो इज्जत नहीं दे सके जो आपने हमें दी। इसलिए अगली बार आप फिर से आना और इस बार हमारी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी आपको।
शांति के बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों दोस्त की दोस्ती और गहरी हो जाती है। और कुछ दिनों बाद एक बार फिर पूजा अपने पूरे परिवार के साथ रेशमा के घर जाती है, जहां इस बार उसका मान सम्मान किया जाता है। आओ बहू, घर के अंदर तुम दोनों देवरानी जेठानी का अपने ससुराल में स्वागत है। जा बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थोड़ा आराम कर लेगी। जी माँ। मेरी शादी में मेरे घर वालों ने फूड सेक्शन पर सिर्फ बटर चिकन ही बनवा रखा था, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई और अब मुझे बटर चिकन खाने की इतनी तलब लग रही है, क्या करूं? प्रेरणा को ऐसे बेड पर बड़बड़ाते देख अशोक कहता है, क्या हुआ प्रेरणा, किससे बातें कर रही हो? मैं इस तरफ बैठा हूँ। अब इनसे मैं कैसे कहूँ कि मुझे जोरों से बटर चिकन खाने का मन कर रहा है? कुछ नहीं अशोक, वो बस माँ की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेठानी अपने कमरे में चलती हुई खुद से बातें करती हुई, हे भगवान, शादी करके तो आ गई अपने ससुराल, लेकिन अब मुझे यहाँ बटर नान खाने को कैसे मिलेगा? मायके में तो माँ मेरे लिए बना दिया करती थी, लेकिन यहाँ कौन बनाएगा? तभी कमरे में विजय आता है। अरे कुसुम, तुम अब तक जाग रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम सो गई होगी। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने मनपसंद खाने को खाने के लिए बेचैन हो रही थी। तभी अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती हैं। अब बस बहुत इंतजार कर लिया, अब फटाफट अपना मनपसंद बटर चिकन बनाती हूँ। क्या हुआ जेठानी जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं देवरानी जी, आपका सही है, आपको आपका मनपसंद खाना बनाना तो आता है, लेकिन मुझे तो मेरा मनपसंद खाना बनाना ही नहीं आता। घर पर थी तो माँ बना कर खिला दिया करती थी। ऐसा क्या पसंद है आपको जेठानी जी? एक बार आप मुझे बताइए, क्या पता मुझे बनाना आता हो। बटर नान, मुझे बटर नान खाना बहुत पसंद है। मुझे सिंपल रोटी पूड़ियाँ पसंद नहीं आती, मुझे सिर्फ बटर नान खाना पसंद है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। अरे तो क्या हो गया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप एक काम करिए, आप YouTube पर सर्च करिए, क्या पता आपको कुछ इजी रेसिपी पता चल जाए। प्रेरणा की बात कुसुम को अच्छी लगती है और वह फोन पर बटर नान बनाने की रेसिपी चेक करने लगती है, जिसमें उसे बहुत ही इजी और शॉर्टकट तरीका मिलता है बटर नान बनाने का। अरे वाह प्रेरणा, तुमने सही कहा, देखो मुझे एक रेसिपी भी मिल गई है। अब मैं बड़े आराम से अपना मनपसंद बटर नान बनाऊंगी। अब YouTube में देखकर कुसुम बटर नान बना रही होती है, तभी वहां पर गायत्री पहुंचती है। अरे बहू, ये क्या, तूने तवे को गैस पर उल्टा करके क्यों रखा हुआ है? ऐसे कैसे रोटी बना रही है तू? रोटी नहीं बना रही हूँ माँ जी, मैं तो बटर नान बना रही हूँ, और YouTube पर एक यही सबसे आसान तरीका है बटर नान बनाने का, और मुझे बटर नान खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसी तरह से बटर नान बना रही हूँ। और प्रेरणा बहू, तू क्या बना रही है, दिखा जरा। अब गायत्री जैसे ही पतीले का ढक्कन हटाती है, वो देखती है कि पतीले में बहुत सारा बटर ऑयल सब्जी में जमा हुआ है। अरे बहू, इतना सारा बटर एक टाइम की सब्जी में? हाँ माँ जी, वो मैं बटर चिकन बना रही हूँ ना, और बटर में तैरते हुए चिकन के पीस मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप चिंता मत करिए, आप एक बार मेरे हाथ से बटर चिकन खाएंगी ना तो आप भी बटर चिकन की दीवानी हो जाएंगी। ठीक है, अब जो भी है जल्दी से बनाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ले आओ, सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद देवरानी बटर चिकन और जेठानी बटर नान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं, जिसकी खुशबू सूंघ कर सारा परिवार खुश होते हुए कहता है, अरे वाह बहू, तुम्हारे इस बटर चिकन की खुशबू से तो मेरा दिल खुश हो गया। अब फटाफट खाना परोस दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये सही है प्रेरणा, तुमने बटर चिकन बना लिया, और भाभी आपने बटर नान। आपने तो बटर चिकन के साथ बटर नान बनाकर खाने का जायका और बढ़ा दिया। सभी लोग बहुत ही स्वाद ले लेकर देवरानी के बटर चिकन और जेठानी के बटर नान खा रहे होते हैं। तभी रात के डिनर में जब फिर से देवरानी अपने बटर चिकन और जेठानी अपने बटर नान को सर्व करती है। अरे ये क्या, फिर से बटर नान और बटर चिकन? सुबह का तो बटर चिकन और बटर नान अभी तक हजम नहीं हुआ है, पेट में इतनी गैस बन गई है, अभी तो कुछ हल्का बनना चाहिए था, जैसे दाल चावल फुलके। मुझे मत बोलिए माँ जी, मेरे बटर नान इतने हैवी नहीं है जितनी देवरानी के बटर चिकन हैवी हैं। अरे उसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा मसाला डलता है, ऊपर से फिर ये इतने बड़े बड़े बटर की टिक्की चिकन में गिरा देती हैं, तो हैवी तो बनेगा ही। अरे बहू, बटर चिकन और बटर नान दोनों ही बहुत हैवी हैं, और अब हमारी 50 की उम्र हो गई है। इस उम्र में हमें ये सब खाना इतना नहीं पचा सकते, इसलिए हमारे लिए सिंपल दाल रोटी बना दिया करो एक टाइम। सॉरी पापा जी, लेकिन मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी कि एक बार मैं अपने मनपसंद बटर नान बनाऊं और फिर आप लोगों के लिए अलग से दाल रोटी बनाऊं।
सही कह रही हैं जेठानी जी, मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर सकती। ऑलरेडी मुझे मेरा मनपसंद बटर चिकन बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर मैं आप लोगों के लिए अलग खाना बनाऊं, इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे। अब सभी को मन मार के वो बटर चिकन और बटर नान खानी पड़ती है। अगले दिन सुबह फिर से डाइनिंग टेबल पर बटर चिकन और बटर नान देखकर अशोक और विजय कहते हैं, रुको, हमारा खाना प्लेट में मत निकालो। हम अब और ये बटर चिकन और बटर नान नहीं खा सकते। मैंने अपने और मम्मी पापा के लिए बाहर से कुछ हल्का खाना ऑर्डर किया है, वो आता ही होगा। चलो बढ़िया है। वैसे भी आज मैंने बटर नान थोड़ी कम बनाई थी, मुझे तो डर था कि कहीं मेरे लिए कम ना पड़ जाए। तभी प्रेरणा कहती है, ठीक है, फिर जब आपने अपना खाना बाहर से मंगा लिया है तो मैं अपना ये बटर चिकन लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं बैठकर आराम से अपना बटर चिकन खाऊंगी। अब कुछ देर बाद फूड डिलीवरी वाले आते हैं जिनसे अशोक वो खाना लेता है और कई दिनों बाद गायत्री और उसका पूरा परिवार सादा खाना खाता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। अब जहां अशोक और विजय अपनी अपनी बीवियों के बटर चिकन और बटर नान से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ कंपनी में उनके मालिक भी उन्हें आए दिन काम का प्रेशर देकर टॉर्चर करते थे। तभी एक दिन ऑफिस से बॉस अशोक और विजय को फटकारते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों से अगर काम नहीं हो रहा है तो मुझे एक बार में बता दो, मैं तुम दोनों से इस कंपनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुफ्त की सैलरी उठाते हो बस, और कुछ नहीं। क्या हो गया सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आप जितना टारगेट हमें देते हैं उससे ज्यादा काम करके हम दोनों भाई इस कंपनी में देते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन आप हमसे इसी टोन में बात करते हैं और हमारी इंसल्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। अगर मेरी कंपनी में जॉब करनी है तो करो, वरना कोई दूसरा काम ढूंढ लो। तभी उस रात दोनों भाई मुंह लटका कर घर आते हैं। तभी दोनों की ही पत्नी अपने पति को ऐसे उदास देखकर कहती हैं, क्या हुआ अशोक, कई दिनों से तुम बहुत ज्यादा परेशान लगते हो। ऑफिस से आने के बाद ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। दोनों ही भाई घर में अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करते और वो फिर से अगले दिन ऑफिस जाते हैं, जहां फिर से उनका बॉस उनको फटकारता है और उनकी इंसल्ट करता है और वो फिर उस रात मुंह लटका कर घर वापस आते हैं। तभी उस रात गायत्री अपने बेटे को इस तरह से उदास देखकर कहती है, क्या हो गया बेटा, कई दिनों से बहुत परेशान लग रहा है, कुछ बात है तो बता ना अपनी माँ से। तभी अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों ही भाई कंपनी में हुई सारी बातें उनसे शेयर करते हैं। माँ, हमारा किसी के अंडर काम करने का मन नहीं कर रहा है और कई दिनों से हम दोनों भाई यही सोच रहे हैं कि हम खुद का कोई काम शुरू करें, छोटा मोटा ही सही। तभी हॉल में आता राम प्रसाद अपने बेटों की बातें सुनकर कहता है, अरे खुद का काम तो हमारे घर में कब से पड़ा हुआ है। कौन सा काम पिताजी? खुद का ढाबा विजय। तुमने देखा नहीं आजकल फोन में कितने ब्लॉगर और कितने छोटे मोटे ढाबों को लोग पसंद करते हैं, और तुम्हारी तो खुद की पत्नियां इतना स्वादिष्ट बटर चिकन और बटर नान बनाती हैं। तुम दोनों चाहो तो अपना खुद का छोटा ढाबा खोल सकते हो, और फिर अगर भगवान की मर्जी रही तो भविष्य में ये ढाबा बड़ा भी हो सकता है। हाँ अशोक, पापा जी सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और बटर चिकन बना बना कर लोगों को खिलाऊंगी, और देखना लोगों को मेरे हाथ का बटर चिकन बहुत पसंद आएगा और जेठानी जी का बटर नान भी। अब अशोक और विजय मिलकर अपना छोटा सा बटर चिकन बटर नान ढाबा खोलते हैं और दोनों ही भाई मिलकर दुकान के सामने एक नारियल को फोड़ते हैं। जय माता दी। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने ढाबे पर बटर चिकन और बटर नान बना रही होती हैं कि तभी वहां पर 2 से 3 कस्टमर आते हैं, जिन्हें अशोक और विजय बटर चिकन बटर नान सर्व करते हैं। ओहो वीरे, ये बटर चिकन खाकर तो सारा दिल खुश हो गया। अब कुछ ही देर में 2 से 4, 4 से 5 और देखते ही देखते उस छोटे से ढाबे पर बहुत भीड़ हो जाती है। देख रही हो प्रेरणा, लोगों को कैसे हम देवरानी जेठानी का बटर चिकन और बटर नान पसंद आ रहा है। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। अब देखते ही देखते उनका ढाबा इतना मशहूर हो जाता है और इतनी आमदनी शुरू हो जाती है कि अशोक और विजय मिलकर खुद का एक आलिशान बटर चिकन और बटर नान रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान की मर्जी रही तो भविष्य में ढाबा बड़ा भी हो जाएगा। और देखो, दोनों बहू की कड़ी मेहनत और उनके बटर चिकन और बटर नान, जिन्हें हम खाना भी पसंद नहीं करते थे, उसकी वजह से आज हमारे पास खुद का एक मजबूत बिजनेस है। चलो बहू, इसी बात पर पूरे परिवार के लिए फटाफट अपने हाथ से एक बार फिर बटर चिकन और बटर नान बना लो तुम दोनों देवरानी जेठानी। अब खुशी खुशी देवरानी अपने बटर चिकन और जेठानी अपने बटर नान को बनाकर लेकर आती है और आलीशान रेस्टोरेंट में पूरा परिवार उस खाने का आनंद लेते हैं। और अब अशोक और विजय का भी अपने खुद का बिजनेस करने का सपना साकार हो जाता है।